कटिहार से 5वीं बार जीतने के बाद विधानसभा पहुंचने वाले पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता तारकिशोर जी हमारे साथ हैं। तारकिशोर जी, कटिहार के लोगों के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? 5वीं बार विधानसभा पहुंचे। नहीं, देखिए 2005 से लगातार कटिहार के मतदाताओं ने सेवा करने का अवसर दिया है और संयोग से हमारी डबल इंजन की सरकार भी लगातार काम की है और उसके कारण बिहार में एक बड़ा आधारभूत संरचना एवं बुनियादी सुविधाओं में एक बड़ा बदलाव आया है। राज्य ने तरक्की की है, उसका प्रभाव पूरे देश पर भी पड़ा है और कई योजना एवं परियोजनाओं को कटिहार में स्थापित करने का भी काम किया है और कई योजनाओं पर काम भी चल रहा है। मैं कटिहार के जो हमारे मतदाता हैं उनके प्रति हम आभार भी प्रकट करते हैं, उनके ऋणी भी हैं कि लगातार उन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है और हमारी सरकार पर विश्वास व्यक्त किया, हमारा जो कद्दावर नेतृत्व है उस पर भी विश्वास व्यक्त किया और स्वाभाविक है कि कुछ उनकी आकांक्षाएं भी है जिसे वो पूरा देखना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर कटिहार एक विकसित जिला या विकसित शहर के लिए जो उनकी जो अपेक्षाएं होगी उन अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। अभी सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है। सरकार सुबह आए, नीतीश कुमार से भी सुबह में नीतीश कुमार से आप मुलाकात भी किए हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप सभी एकजुट हैं? आप लोग मुख्यमंत्री उनको बना रहे हैं? अरे देखिए, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लंबे वक्त से काम कर रहे हैं और उनके साथ मुझे उप मुख्यमंत्री के रूप में और मंत्री के रूप में काम करने का अवसर भी मिला है और उनके नेतृत्व में हम सब चुनाव भी लड़े हैं और हमारे वो एक मजबूत नेता हैं जिन्होंने अपने नेतृत्व में बिहार को बदलने का काम किया है, अच्छा शासन दिया है, सबका साथ सबका विकास सब की जो अवधारणा हमारी रही है उसको मूर्त रूप देने में भी नीतीश कुमार जी की एक बड़ी भूमिका है। तो स्वाभाविक है उनके नेतृत्व में चुनाव हम सब लड़े हैं, तो उनके नेतृत्व में एनडीए बिहार में सरकार भी चलाएगी। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं क्या इस बार डिप्टी सीएम को लेकर के कुछ नए चेहरे होंगे, क्योंकि आप भी डिप्टी सीएम रहे हैं और सम्राट जी विजय जी भी। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है इसके स्तर पर तय होता है। हम सब तो दायित्व का निर्वहन करते हैं, कोई अपद नहीं है और हमारी पार्टी मुझे अगर कोई सरकार में या सरकार के बाहर सरकार में काम करने का अवसर देती है तो निश्चित तौर पर उस दायित्व का हम बेहतर ढंग से निर्वहन मैंने पहले भी किया, अभी भी करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है और नेतृत्व का जो निर्देश होगा वो सबों के लिए मान्य भी है। क्या चिराग पासवान को लेकर के क्या मतलब आप ये भी चाहते हैं चिराग पासवान की जो पार्टी हैं, क्या आपको लगता है जो तमाम जो चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर हम हो या फिर आरएलएम हो, सबको समान समान जो मंत्री पद है या जो भी बैठ रहा है वो मिलने वाला है? देखिए, इसका एक फार्मूला बना है और उस फार्मूले के अंतर्गत जिन घटक दलों के जितने भी बिहार विधानसभा के सदस्य होंगे उसके अनुसार या उस अनुपात पे उन्हें मंत्री परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एक सवाल लेंगे, जिस प्रकार से लालू परिवार में जो चीज़ें देखने को मिल रही है, रोहिणी आचार्य ट्वीट करती हैं, वो घर से बच जाती हैं, वो कहती हैं कि घर में सम्मान नहीं है, जो संजय यादव हैं या रमीज जी उन पर आरोप लगाती हैं, कैसे देखते हैं बिहार के पॉलिटिक्स में इसको? क्या जो बातें या ट्वीट आप भी जान रहे होंगे, मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यह बात होता है कि श्री लालू प्रसाद जी या श्री तेजस्वी यादव जी जब अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो प्रदेश को क्या संभालेंगे। और जहाँ तक बात है उनके घर में जो चीज़ें चल रही है उससे बहुत स्पष्ट है कि जो परिस्थितियाँ उनके परिवार में बनी है
तो वो अपने राजनीतिक दल के रूप में या सदन में उनकी जो भी स्थिति होगी, तो वो मुझे नहीं लगता है कि उसका बेहतर ढंग से निर्वहन इन सबों के द्वारा हो पाएगा। और स्वाभाविक है कि इनके घर में काफ़ी खींचतान की बातें आ रही हैं। नहीं, ठीक है, वो तो अपने पिताजी के लिए दी थी, और हर संतान का अपना एक कर्तव्य होता है कि अपने परिजनों के लिए, अपने माता पिता के लिए किस स्वरूप में सेवा करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उनका जिस परिवारवाद को लेकर हमेशा वो राजनीति में इनकी सक्रियता रही, वो परिवार भी कहीं न कहीं बिखर चुका है और वो व्यक्तिवाद की ओर तक पहुंच गया है। तो ऐसी हालत में बिहार के जो मतदाता हैं उन्होंने सही निर्णय लिया है। उन्होंने विकासवाद को अपनी मोहर लगाई है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम 2047 तक एक विकसित भारत को देखना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है उसके लिए अभी से तैयारी। अंतिम सवाल, नेता प्रतिपक्ष रूप में आरजेडी के तमाम विधायक जो बने हैं, वो जिन्होंने चुनाव लड़ा है, वो उन्होंने अधिकृत किया है। आप कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव को? अरे वो तो स्वाभाविक है, तेजस्वी यादव जी उनके नेता हैं, तो ये तो दल की एक प्रक्रिया है, वो तो सबको पता है कि उन्हें बनना चाहिए या फिर किसी आम लोग को बनाते पार्टी में से ज्यादा अच्छा रहता है? नहीं, देखिए, उनके परिवार की जो स्थिति है, दूसरे के लिए उनके परिवार के सदस्यों के अलावा दूसरे किसी के वैकेंसी नहीं है। मैं तो लगातार देख रहा हूं कि कभी माननीय लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा तो श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी, फिर राज्यसभा भेजना हुआ तो फिर मीसा भारती जी राज्यसभा गई, फिर तेजस्वी यादव जी और उनके पुत्र, एक और पुत्र बिहार विधानसभा के सदस्य बने। तो स्वाभाविक है कि उनका ये सारी जो उनका राजनीतिक परिदृश्य है राष्ट्रीय जनता दल के संदर्भ में उनके परिवार तक सीमित है। चलिए, तो हमारे साथ तागिसो प्रसाद जी थे, बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुनू के साथ। अंशु को पटना।